सूत्रों से पता चला है कि मध्य प्रदेश में इस बार बीजेपी 64 वर्ष के शिवराज सिंह चौहान की जगह किसी और नेता को मुख्यमंत्री पद के लिए चुन सकती है और यह बात शायद शिवराज सिंह चौहान को भी अब तक बता दी गई है और इसीलिए अब उन्होंने धीरे धीरे अपने नाम को वापस लेना शुरू कर दिया है और अपने एक ताजा बयान में उन्होंने कहा है कि उनके लिए मामा और भैया का पद सबसे बड़ा है। यानी उनके लिए मुख्यमंत्री पद जो है वो मायने नहीं रखता। जो पद देश की जनता ने उन्हें दिया है, उनके राज्य की जनता ने उन्हें दिया है, वो उन्हें मायने रखता है। यानी मामा और भैया का पद उनके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। मामा और भैया का जो पद है वो दुनिया में किसी भी पद से बड़ा पद है। इससे बड़ा पद कोई नहीं है, इससे बड़ा पद कोई। मामा और भैया का जो पद है वो दुनिया में किसी भी पद से बड़ा पद है। इससे बड़ा पद कोई नहीं है, इससे बड़ा पद कोई। तो असल में शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश में आमतौर पर वहां के परिवारों में, घरों में मामा कहकर बुलाया जाता है। वो मामा के नाम से वहां लोकप्रिय है और आपने देखा होगा कि शिवराज सिंह चौहान अपने वीडियोस तो लगातार जारी कर रहे हैं, लोगों से लगातार मिल रहे हैं और लगातार मीडिया में इंटरव्यूज भी दे रहे हैं। यानी इनडायरेक्टली वो रेस में हैं, लेकिन पहले ही दिन से ये भी कह रहे हैं कि मैं रेस में नहीं हूं। हैं भी, लेकिन कह रहे हैं कि मैं रेस में नहीं हूं। लेकिन अब पिछले 2-3 दिन में उनके व्यवहार में थोड़ा सा बदलाव देखने को मिला है और अब धीरे 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 ऐसा लगता है कि वो अपने नाम को वापस खींच रहे हैं, अपने नाम को विदड्रॉ कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में वर्ष 2003 से 2023 के बीच लगभग 17 वर्षों तक शिवराज सिंह चौहान बीजेपी के मुख्यमंत्री रहे हैं। लेकिन ऐसी खबरें हैं कि इस बार बीजेपी किसी महिला नेता को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना चाहती है और इन नेताओं में भी रीति पाठक का नाम सबसे आगे चल रहा है। अब देखिए, आप हैरान हो गए होंगे क्योंकि 46 वर्ष की रीति पाठक बीजेपी के उन 7 सांसदों में से एक हैं जिन्हें इस बार बीजेपी ने दिल्ली से मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए भेज दिया था। और आज रीति पाठक ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की है। तो बीजेपी शुरू से ही, अगर आप देखेंगे बीजेपी को, तो वो हमेशा हैरान करने वाले फैसले लेती है। ऐसे फैसले लेती है जिनके बारे में किसी ने सोचा नहीं होता। और आपको याद होगा, बीजेपी की सबसे बड़ी प्रयोगशाला तो गुजरात है और गुजरात में जिस तरह के बदलाव बीजेपी ने हाल ही के कुछ वर्षों में किए हैं, चुनाव से पहले अपने सारे विधायकों को बदल देना, चुनाव के बाद या चुनाव से पहले मुख्यमंत्री को बदलना, फिर जिस प्रकार का नेता को वहां मुख्यमंत्री बनाया गया, उससे आपको यह समझ में आएगा कि बीजेपी में किस तरह की थिंकिंग इस समय चल रही है। और अगर आप गुजरात मॉडल को उठाकर स्टडी करेंगे तो उसमें आपको मध्य प्रदेश का जवाब भी मिल जाएगा, राजस्थान का भी, और छत्तीसगढ़ का जवाब भी आपको उसी में छिपा हुआ है। तो इसलिए आज अगर आप चाहें तो गुजरात मॉडल का एक रिवीजन कर लीजिए। बीजेपी ने आज राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को लेकर एक सूची तो जारी की है नामों की, लेकिन इस सूची में इन राज्यों के मुख्यमंत्री का नहीं, बल्कि मुख्यमंत्रियों को चुनने वाले केंद्रीय पर्यवेक्षकों का नाम था, जो इन राज्यों में जाकर वहां के विधायकों के साथ मिलेंगे, बैठक करेंगे और फिर इसके बाद मुख्यमंत्रियों के नामों का ऐलान किया जाएगा। यानी ये जो सिलसिला है ये अभी लंबा चलेगा। बीजेपी ने राजस्थान में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पार्टी महासचिव विनोद तावड़े और राज्यसभा के सांसद सरोज पांडे को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। और इस घोषणा के बाद आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात भी की और हमें यह पता चला है कि राजनाथ सिंह रविवार को जयपुर जाएंगे और उसी दिन जयपुर में विधायक दल की बैठक होगी और फिर इसी बैठक में मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो जाएगा। यानी आपको रविवार तक का इंतजार करना पड़ेगा। शायद रविवार शाम तक आपको यह पता चलेगा कि राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। और यह टीम है जो बीजेपी ने नियुक्त की है, यह टीम वहां जाएगी, ये विधायकों से मिलेगी और फिर रविवार शाम तक देश के सामने ऐलान कर देगी कि राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। हालांकि इस बैठक से पहले आज शाम को बाबा बालकनाथ ने सरोज पांडे से मुलाकात की, जिन्हें राजस्थान में बीजेपी ने अपना केंद्रीय पर्यवेक्षक बनाया है, जो कि अभी हमने आपको उनकी तस्वीर भी दिखाई। और इससे पहले महंत बालकनाथ ने कल गृह मंत्री
अमित शाह से भी मुलाकात की थी। 39 वर्ष के महंत बालकनाथ ओबीसी समुदाय से आते हैं और उन्हें राजस्थान का योगी आदित्यनाथ भी कहा जाता है। और अगर उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया तो आप समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश के बाद राजस्थान दूसरा ऐसा राज्य होगा जहां का मुख्यमंत्री एक संत को बनाया गया है। महंत बालकनाथ के अलावा राजस्थान में बीजेपी के बड़े आदिवासी नेता किरोड़ी लाल मीणा का नाम भी इस रेस में काफी आगे चल रहा है, जिन्होंने राज्यसभा की सदस्यता से अपना इस्तीफा दे दिया है। यानी इस्तीफा देने वालों की जो सूची है बीजेपी में वो तो बहुत लंबी है। कई केंद्रीय मंत्री और कई सांसद इस्तीफा दे चुके हैं। अब इनमें से बनेगा कौन, यह कहना बड़ा मुश्किल है। इसी तरह मध्य प्रदेश में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, बीजेपी के नेता के लक्ष्मण और पार्टी सचिव आशा लाखड़ा को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है और बीजेपी की ये तीनों नेता रविवार को भोपाल जा सकते हैं। और मध्य प्रदेश में बीजेपी के विधायकों की बैठक सोमवार को होने वाली है और इसी बैठक में मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान किया जाएगा। यानी जो काम राजस्थान में शायद रविवार को होगा वही काम भोपाल में सोमवार को होगा। यानी सोमवार से पहले मध्य प्रदेश में भी मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान संभव नहीं है। इसलिए अब आप अपने रजिस्टर में अब लिख के रख लीजिए कि राजस्थान में शायद रविवार को और मध्य प्रदेश में शायद सोमवार को नामों का ऐलान होगा। छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम को केंद्रीय पर्यवेक्षक बनाया गया है। यानी छत्तीसगढ़ की जो टीम है वो ये है जो आपकी स्क्रीन पर है। और बीजेपी के ये तीनों नेता रविवार को रायपुर जाएंगे और उसी दिन छत्तीसगढ़ में बीजेपी के विधायकों की बैठक होगी और फिर नए मुख्यमंत्री का नाम का फैसला छत्तीसगढ़ में रविवार को ही हो सकता है। हमने आपको तीनों राज्यों की टीम बता दी कि कौन कौन सी तीन सदस्यों वाली टीम नियुक्त की गई है। अब ये टीम वहां जाएंगी, विधायकों से मिलेंगी और फिर आपको बताएंगे कि मुख्यमंत्री कौन होगा। आज आपको यह भी देखना चाहिए कि जब कांग्रेस पार्टी किसी राज्य में नए मुख्यमंत्री का चुनाव करती है तो उसे औसतन 3 से 4 दिन लगते हैं फैसला लेने में, जबकि बीजेपी जब किसी राज्य में मुख्यमंत्री का चुनाव करती है तो उसे औसतन 7 से 8 दिन लगते हैं। तो एक फर्क देखिए कांग्रेस में और बीजेपी में। उदाहरण के लिए गोवा और उत्तराखंड में बीजेपी को 11 दिन लगे थे मुख्यमंत्री चुनने में, मणिपुर में 10 दिन लगे, असम में 7 दिन लगे और गुजरात और उत्तर प्रदेश में बीजेपी को मुख्यमंत्री का चुनाव करने में एक हफ्ते का समय लगा था। और अब राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनावी नतीजे आए, 5 दिन हो चुके हैं, लेकिन बीजेपी अभी तक यहां मुख्यमंत्री चुन नहीं पाई है। यानी बीजेपी का ये जो पुराना ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप देखेंगे तो अक्सर बीजेपी लगभग 1 हफ्ता नहीं तो 1 हफ्ता 10 दिन 11 दिन का समय भी लेती है मुख्यमंत्री को चुनने में। लेकिन बीजेपी बहुत सोच समझकर तमाम पहलुओं पर विचार करके फिर मुख्यमंत्री चुनती है। और इस बार ये 3 राज्य तो और भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि लोकसभा का चुनाव 5 महीने के बाद ही आने वाला है। इसकी तुलना में कांग्रेस को कर्नाटक और छत्तीसगढ़ में 5-5 दिन लगे थे, राजस्थान में 3 दिन लगे और तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री चुनने में सिर्फ 2 दिन का समय कांग्रेस को लगा था। यानी कांग्रेस में जो डिसीजन मेकिंग है, फैसला जो होता है ये बहुत तेजी से होता है, बहुत फास्ट होता है। उसका एक बड़ा कारण यह भी है, जैसा मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है, कि बीजेपी में जो टैलेंट पूल है, बड़े बड़े नेताओं की जो सूची है वो बहुत बड़ी है और कांग्रेस में जो टैलेंट पूल है वो सिकुड़ता जा रहा है। कांग्रेस में हर राज्य में 1 से 2 नाम ही होते हैं, ज्यादा से ज्यादा, बहुत ज्यादा हुआ तो 3 नाम होते हैं। उनकी जो बेंच स्ट्रेंथ है कांग्रेस की वो बीजेपी के मुकाबले काफी कम है, इसलिए कांग्रेस को फैसला लेने में काफी आसानी होती है। दूसरी बड़ी बात यह है कि कांग्रेस में सिर्फ एक परिवार है और वो है गांधी परिवार, उसको फैसला लेना होता है। बीजेपी में कई लेयर्स हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक बीजेपी में अलग अलग लेयर्स होती हैं और बीजेपी एक संगठन है और संगठन में हमेशा फैसला लेने में थोड़ा वक्त लगता है। अब हर रोज की तरह आपको जयपुर लेकर चलते हैं, शरद कुमार से मिलवाएंगे, भोपाल से रवीश पाल सिंह हमारे साथ हैं, रायपुर से सुमी राजप्पन और दिल्ली से हिमांशु मिश्रा मेरे साथ इस समय लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम दिल्ली चलेंगे क्योंकि सारा एक्शन तो दिल्ली में ही है। कल भी हमने देखा था कि जो राज्यों की राजधानियां हैं वो तो सूनी पड़ी है, वहां कुछ नहीं है। सारा एक्शन, सब कुछ, सारा फैसला सब दिल्ली से हो रहा है, इसलिए दिल्ली तो महत्वपूर्ण है ही।
इस पूरे डिस्कशन में हिमांशु भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए हिमांशु, आपसे हम यह जानना चाहते हैं कि आज का जो पूरा दिन है उसमें क्या क्या तय हुआ, और देश तो इंतजार कर रहा था मुख्यमंत्रियों के नाम का, लेकिन बीजेपी ने नाम तो बताए लेकिन सिर्फ पर्यवेक्षकों के नाम बताए। सुधीर जी, सबसे पहले तो मैं महत्वपूर्ण नहीं हूं, महत्वपूर्ण है तो पत्रकारिता, और इसीलिए, और कल आपने कहा भी था कि एक एक करके परत दर परत जो है वो खुलेंगी। तो पहली परत खुली है, पर्यवेक्षकों के नामों की घोषणा हो गई है, और अब मुझे लगता है कि सोमवार शाम तक जो है वो मुख्यमंत्रियों के नाम सबके सामने आ जाएंगे कि तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री कौन होगा। फिलहाल रेस में कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है, इस रेस से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है जिनको नाम का फैसला लेना है। पिछले 9 सालों में मैंने हमेशा देखा है कि आप नाम कुछ चलाइए, रेस में कोई और होगा, लेकिन कछुए की चाल से जो चल रहा होगा वो जो है रेस जीत जाता है, दौड़ में वो पहला आता है। तो ऐसा कोई अंदाजा लगाने का मुझे लगता है कि कोई भी इस वक्त समय नहीं है। फिलहाल आज बाबा बालकनाथ ने जो है वो मुलाकात की है जेपी नड्डा से, और साथ ही साथ सरोज पांडे ने मुलाकात की है जेपी नड्डा से। सीपी जोशी जो राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो राजनाथ सिंह से मिले हैं। कल देर रात जो है वो वसुंधरा राजे ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद। तो एक तरीके से ये मुलाकातों का सिलसिला तो चल रहा है, लेकिन सवाल ये है कि अब जब बहुत नजदीक पहुंच गए हैं कि मुख्यमंत्री कौन होगा, तो इसका फैसला सिर्फ और सिर्फ अभी तक जो है वो मुझे लगता है 3 लोगों के बीच में डिस्कशन का पार्ट है। फैसला एक व्यक्ति को लेना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और जब फैसला हो जाएगा तो पर्यवेक्षकों को जो है वो बता दिया जाएगा कि आप इस नाम की घोषणा कर दीजिए। इसमें कोई संशय किसी को नहीं होना चाहिए, डिस्कशन सब होंगे, सबसे जानकारी ली जाएगी, फीडबैक लिया जाएगा, लेकिन फैसला जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेना है। उसका कारण बहुत स्पष्ट है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव हैं और इन 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी लगभग जो है वो सैचुरेशन पे है। और 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने जो है राजस्थान में 25 में से 25 लोकसभा सीटें जीती, 19 के लोकसभा चुनाव में भी 25 में से 25 लोकसभा सीटें जीती, मध्य प्रदेश में 2014 में 27 सीटें जीती थी 29 में से, 19 के चुनाव में 28 सीटें जीती थी। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने 11 में से 10 सीटें जीती थी 2014 में, और 2019 के चुनाव में भूपेश बघेल की सरकार बनने के बाद जो है 9 सीटें जीती थी। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ये जरूर चाहेगी जो सीटें जीतने का उनका रिकॉर्ड है वो बरकरार रहे, उसमें बढ़ोतरी हो, कहीं भी किसी भी तरीके की कोई कमी ना आए। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर उस पहलू को देखने के बाद ही, विचार करने के बाद ही जो है मुख्यमंत्री किसको बनाया जाए इसका फैसला लेंगे। तो एक बात जरूर है, जातीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए नेताओं की योग्यता, उनके कार्यशैली, उनकी पार्टी और संगठन में काम करने की जो उनका कार्यशैली रही है, ये सारी चीजें देखने के बाद ही जो है मुझे लगता है कि मुख्यमंत्रियों का चयन होगा। अब देखना यह है कि क्या जो पिछले 3 मुख्यमंत्री हैं, जो वर्तमान में शिवराज सिंह चौहान है, रमन सिंह छत्तीसगढ़ में रहे हैं, 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, वसुंधरा राजे राजस्थान में 2 बार रही हैं, क्या इनमें से किसी के नाम पे मोहर लगेगी, या फिर जो पार्टी के अंदर एक चलन अभी चल रहा है, जो कहा जा रहा है कि बहुत कुछ बदल देंगे, बहुत कुछ न्यू ब्लड की जो बात हो रही है, युवा नेताओं की जो बात हो रही है, उस पर जी हिमांशु मैं आपके पास वापस आऊंगा। अभी हम चलते हैं जयपुर, शरद के पास। शरद, आपको अभी जयपुर में क्या तस्वीर दिखाई दे रही है? क्या वसुंधरा राजे का नाम अभी भी आपको लगता है कि वो अभी भी दौड़ में है, या धीरे धीरे वसुंधरा का नाम बाहर आ गया है? कल रात 12 बजे पहुंची थी वो अमित शाह से मिलने के लिए, और उसके बाद से उनका कोई भी कम्युनिकेशन नहीं आया है। वो दिल्ली में ही है, जयपुर नहीं लौटी हैं, जबकि पर्यवेक्षकों की घोषणा हो गई है। पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह सबसे मिल रहे हैं, जितना बड़ा राज्य, जितने
उलझे हुए मसले उतने ही बड़ा। नेता पर्यवेक्षक के रूप में राजनाथ सिंह के ऊपर महती जिम्मेदारी है। कम से कम 1 दर्जन नेताओं से मिल चुके हैं, लोगों के दिल की राज समझ रहे हैं, क्योंकि राज कौन बनेगा मुख्यमंत्री ये तो मोदी जी के पास है। कहा जा रहा है कि पता नहीं विधायक दल की बैठक शुरू होगी तब वहां से फोन कॉल आएगा या फोन कॉल करके पूछेंगे तब बताया जाएगा। मगर देखिए, वसुंधरा राजे का जो 3-4 दिन पहले रात को हुआ है वो बहुत डैमेजिंग है। आज कंवर लाल मीणा जो वहां पर झगड़ा कर रहे थे, विधायकों को कैद किए हुए थे, वो सर्किट हाउस पहुंचे और सर्किट हाउस से शाम 8 बजे मैं बीजेपी दफ्तर से निकल रहा था तो वो भगवा दुपट्टा पहने हुए निकल रहे थे बीजेपी दफ्तर से और वो कस्में खाने लगे हैं मोदी के। मोदी नाम केवलम, मोदी के नाम पर जीत हुई थी। वो जो थोड़ा बहुत वसुंधरा राजे कस्में खा रहे थे वो सारे के सारे लोग पटरी पे आ गए हैं। तो बीजेपी अब निश्चिंत हो गई है कि अब कोई बचा नहीं है उधर। मगर हमने थोड़ी सी तफ्तीश और की कि ये जो कांग्रेस का रिजॉर्ट था उसमें कमरा किसने बुक कराया था, तो पता चला कि झालावाड़ के उपसभापति हैं प्रदीप सिंह राजावत। हालांकि उन्होंने फोन बंद किया, बहुत ट्राई किया उन जानने की, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा मसला पेचीदा हो गया उनका। चौंकाने वाले जहां तक कहे जा सकते हैं। सीधा आपसे एक ये सवाल पूछता हूं, क्या आपको ऐसा लगता है कि जो कुछ हुआ, ये जो रिजॉर्ट पॉलिटिक्स हुई है, क्या आपको ऐसा लगता है कि ये विधायक बगावत कर सकते हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि अगर वसुंधरा राजे सिंधिया को नहीं बनाया गया तो वो बगावत करने की स्थिति में है? जी नहीं, पूरी कहानी पलट चुकी है। मैं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा, मुद्दे, उनकी मेहनत, वही जीत है। थोड़े बहुत झालावाड़ बाढ़ के विधायक थे जो कह रहे कि नहीं हम तो रिजॉर्ट में ऐसे ही आराम करने गए थे, मुझे नहीं पता था कांग्रेस का रिजॉर्ट है ये। लेकिन देखिए, कोई मसला बचा ही नहीं, अब वो पुरानी कहानी हो गई है। तो शरद, बिल्कुल सही बात है, कोई मसला अभी बचा नहीं है। जयपुर में भी अभी असल में कुछ नहीं बचा है, सब कुछ दिल्ली से ही तय होगा। एक बार हम भोपाल चलते हैं रवीश पाल सिंह के पास। रवीश, भोपाल से आज 2 चीजें जो हैं सामने आई। एक तो ये कि शिवराज सिंह चौहान का नया बयान कि मामा और भैया का जो पद दिया है लोगों ने, उनके लिए वो महत्वपूर्ण है, मुख्यमंत्री का पद महत्वपूर्ण नहीं है, जिससे ऐसा लगता है कि वो धीरे धीरे इस रेस से अपने आप को सम्मानजनक तरीके से बाहर निकाल रहे हैं। और दूसरा, जो अभी नए नाम आ रहे हैं जिसमें ऋति पाठक का नाम जो नया उस रेस में दिखाई दे रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? जी बिल्कुल सुधीर जी, अब ऐसा लग रहा है कि दिल्ली से होते हुए धीरे धीरे जो हलचल है अब वो मध्य प्रदेश की ओर बढ़ रही है। पर्यवेक्षकों के नाम के ऐलान के साथ ही आप देखिए कि आज ही शिवराज सिंह चौहान ये बयान देते हैं, जबकि आज ही दोपहर में पर्यवेक्षकों के नाम का ऐलान हुआ। आज ही प्रहलाद सिंह पटेल जीतने के बाद पहली बार भोपाल आते हैं और भोपाल में वो सीधे विधानसभा जाकर के जो सदन का सदस्य बनने की कागजी कार्रवाई है वो पूरी कर देते हैं। आज ही शिवराज सिंह चौहान के साथ शाम को प्रहलाद सिंह पटेल जो 3 दिसंबर को विजयी घोषित हुए हैं, आज पहली बार दोनों नेताओं की मुलाकात होती है। तो हलचल अब धीरे धीरे बढ़ रही है मध्य प्रदेश में। लेकिन इस बीच, जैसे कि हम सभी जानते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा चौंकाने वाले फैसले लेते हैं और इसी बीच आज जो चौंकाने वाला नाम सामने आ गया है वो अचानक से ऋति पाठक का आया है, जिनका नाम अभी तक दूर दूर तक रेस में ही कहीं नहीं था। अचानक से आज ऋति पाठक के नाम की सुगबुगाहट शुरू हो गई और माना यह जा रहा है सुधीर जी कि ऋति पाठक इससे पहले भी जब सांसद बनी थी उस समय भी उनके नाम का जिक्र नहीं हुआ था कि उन्हें टिकट मिलेगा सांसद का। लेकिन देखिए, उन्हें टिकट भी मिला, वो जीती भी, और इस बार जब उन्हें विधानसभा का टिकट दिया तो हर कोई हैरान हो गया और ये मान के चला जाने लगा कि सीधी सीट जो है वो कम से कम भाजपा के हाथ से निकल गई, क्योंकि वहां पर भारतीय जनता पार्टी के 20 साल से विधायक केदार शुक्ला का दावा था और जोरदार तरीके से दावा था। लेकिन इस बार सीधी में जो पेशाब कांड हुआ था उसके बाद से ही जो केदार शुक्ला थे वो बैकफुट पर चल रहे थे। दूसरी तरफ जो घर जमींदोज किया गया था आरोपी का, उसकी वजह से ब्राह्मण वर्ग जो है वो नाराज था भाजपा से। ये कयास लगाए जा रहे थे कि इस बार वहां नुकसान होगा। लेकिन जिस तरीके से वो सीट भी ऋति पाठक ने निकाल ली, तो जैसे कि माना गया है कि प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी और साथ ही में ऋति पाठक की किस्मत, इन दोनों की जो जोड़ी है, किस्मत की और मोदी की गारंटी की, उसने सीधी जैसी कठिन सीट भी भाजपा की निकलवाई। और इसी बीच में अचानक से आज ऋति पाठक का नाम सामने आ गया है। हालांकि अभी भी इतने सारे नामों में हम ये मान के चलें कि एक नाम और जुड़ गया है। अब जब पर्यवेक्षक रविवार को आएंगे और सोमवार शाम को करीब 7 बजे विधायकों की बैठक होगी विधायक दल की, उसके बाद स्थिति और ज्यादा साफ हो जाएगी। लेकिन इतना तो तय है
कि फैसला जो भी हो वो होना मोदी के मन का ही है, क्योंकि एमपी के मन में मोदी, इसी नारे के साथ भाजपा ने ये पूरा चुनाव लड़ा था। जी रवीश, अब चलते हैं सुमी के पास रायपुर में। सुमी, रायपुर में से आपके पास कोई नया अपडेट? मौसम तो जैसा कल आप बता रही थी कि साफ हो गया है, लेकिन स्थिति, जो राजनीतिक स्थिति है, वो स्पष्ट नहीं हो रही है। तो आपके यहां लिस्ट छोटी होती जा रही है या लिस्ट और लंबी होती जा रही है? जी नहीं, यहाँ पर लिस्ट थोड़ी सी छोटी होती जा रही है। मौसम साफ हो गया है, जैसे कि आपने कहा, स्थिति साफ नहीं हुई है। राजस्थान में जिस हिसाब से रेबेल वाली सिचुएशन आ गई थी, और मध्य प्रदेश में भी अभी धीरे धीरे माहौल गर्मा रहा है। छत्तीसगढ़ की तासीर काफी ठंडी है, यहाँ के लोगों की तासीर काफी ठंडी है, और क्योंकि यहाँ पर बीजेपी ने फुल मेजोरिटी जो हासिल की है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के नाम पर ही हासिल की है, तो कोई पॉस्चरिंग यहाँ पर अभी बिल्कुल पिछले 2 दिनों से नहीं चल रही है। और बिल्कुल ऐसे कोई रेबेल वाली सिचुएशन भी नहीं है कि कोई नाराज हो जाए, किसी को मनाना पड़े, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर स्थिति काफी ठंडी हो चुकी है, और अब 2 दिन 48 घंटों तक इंतजार करना होगा यहाँ के लोगों को। लेकिन लोगों से जब हम बात कर रहे हैं तो वो साफ हो रहा है कि उनको एक नए चेहरे का ही इंतजार है। वो बिल्कुल नहीं चाह रहे हैं कि डॉक्टर रमन सिंह या ऐसे कोई पुराने चेहरे वापस आए। वो नई पूरी कैबिनेट में लोगों को नए चेहरे देखना चाहते हैं, और सीएम के तौर पे भी बिल्कुल एक नया चेहरा देखने की उनकी मंशा है। तो ये चीज यहाँ पर साफ हो रही है। लेकिन अगर पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स की जो डेवलपमेंट की बात करूं मैं, तो भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर बहुत ही मेटिकुलसली सोचा है, और यहाँ पर भी पॉलिटिकल ऑब्जर्वर चुनने में भी उन्होंने कास्ट पॉलिटिक्स को काफी ध्यान में रखा है। उन्होंने अर्जुन मुंडा को चुना है, जो छत्तीसगढ़ के बिल्कुल नेबरिंग स्टेट झारखंड के 3 बार सीएम रहे हैं, और ट्राइबल के बहुत बड़े चेहरे रहे हैं। तो उनको चुनना कहीं ना कहीं बहुत अपने आप में एक इंडिकेशन है कि हो सकता है कि ट्राइबल सीएम, जिसकी कवायद लगाई जा रही है, और जो हम लगातार आर्ग्यू करते जा रहे हैं, अजम्पशन करते जा रहे हैं कि ये हो सकता है ट्राइबल सीएम की तरफ इस बार स्टेट बढ़ रहा हो, तो 48 घंटे में ये भी स्थिति साफ हो जाएगी, और ये मौसम जो है वो पूरे तरीके से खुल जाएगा। जी बिल्कुल। और देखिए, हम लगातार हर रोज आपको या तो आपसे गाना पूछते हैं या आपको शब्द देते हैं। तो पिछले 2 दिनों से जो शब्द चल रहा था वो था इंतजार, क्योंकि इंतजार लंबा लंबा चलता ही जा रहा था। फिर कल हमने एक शब्द आपको दिया था, वो था गुप्त, क्योंकि इंतजार तो चल रहा है लेकिन सूची और नाम बिल्कुल गुप्त हैं। और आज अगर आप कहें तो आज का जो शब्द होगा वो होगा नया, कि जो कुछ होगा वो नया होगा, जो नाम होगा, जो कैबिनेट होगी, उसमें एक नयापन होगा। तो आज का शब्द हम कह सकते हैं कि वो है नया। कल हमने अपने दर्शकों से और आप सबसे भी पूछा था कि उन्हें इन राज्यों की स्थिति पर कोई गाना याद आता है तो हमें बताएं, और बहुत बड़ी संख्या में, सोचिए, लोगों ने सोशल मीडिया पर हमें कुछ गाने बताए हैं और कहा है कि ये गाने बिल्कुल फिट बैठते हैं। तो एक गाना जो सबसे ऊपर है वो है इंतहा हो गई इंतजार की। दूसरा गाना आया तुझे याद मेरी आई किसी से अब क्या कहना। तीसरा कैसा है कौन है वो जाने कहां है। फिर अगला गाना सुनो ना सुन लो ना मुख्यमंत्री मुझी को चुन लो ना। तो देखिए, हमारे जो दर्शक हैं वो भी बड़े क्रिएटिव हैं, और सोशल मीडिया पर बहुत सारे दर्शकों ने लिखा। तो आज मैं आपको जो नया शब्द दे रहा हूं वो शब्द है नया। और अगर आपके दिमाग में इस नए शब्द को लेकर, आज की स्थिति को लेकर कोई गाना है बीजेपी के लिए, इन तीनों राज्यों के लिए, तो आप हमारे साथ सोशल मीडिया पर शेयर कर सकते हैं। शरत, आपका शुक्रिया। हिमांशु, रवीश और सुमी, थैंक यू वेरी मच फॉर द अपडेट। और उम्मीद करते हैं कि लगातार रविवार तक और सोमवार तक आपसे हम ऐसे ही बात करते रहेंगे, और सोमवार से पहले ये नाम सब लोगों के सामने आ जाएंगे। लेकिन एक बड़ी बात आप देखिए, जब विधानसभा का चुनाव होता है तो हर चुनाव, ये कहा जाता है कि हर राज्य में अलग अलग मुद्दे होते हैं, हर राज्य की स्थिति अलग होती है, और ज्यादातर पार्टियां हर राज्य में अलग मैनिफेस्टो जारी करती हैं। चुनाव लड़ने का अलग स्टाइल होता है, सब कुछ अलग अलग होता है, क्योंकि हर राज्य में चुनाव जो है वहां के क्षेत्रीय मुद्दों और क्षेत्रीय आधार पर लड़ा जाता है, और हर राज्य की जो पहचान है वो अलग होती है। इस बार आप देखिए क्या है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ कहने को तो अलग अलग राज्य हैं, लेकिन चुनाव जिस तरीके से लड़ा, ऐसा लगा जैसे तीनों राज्यों में एक जैसे फॉर्मूले पर चुनाव लड़ा जा रहा है। चेहरा तो एक था ही, वो था प्रधानमंत्री मोदी का, गारंटी भी प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी पर चुनाव लड़ा गया। और तीनों ही राज्यों में जिस तरह से मुख्यमंत्री चुना जा रहा है, उसमें भी
बिल्कुल एक जैसा पैटर्न आपको दिखाई देगा। उसमें भी आपको कोई रीजनल फ्लेवर जिसको हम कहते हैं वो आपको इस बार दिखाई नहीं दे रहा। पहले क्या होता था, उसमें एक क्षेत्रीय अंदाज उसका जो दिखाई देता था, लेकिन वो अब खत्म हो गया है। और इसे आप ये कह सकते हैं कि ये बीजेपी की एक यूनिफॉर्मिटी है, यानी राज्य चाहे कितने भी अलग अलग हों, लेकिन बीजेपी एक समान रणनीति के साथ उन चुनावों में उतर रही है। और फैसला लेने का जो तरीका है बीजेपी का, वो भी हर राज्य में लगभग समान है। तो आज ऐसा लगता है जैसे ये तीन राज्य असल में अलग अलग राज्य नहीं है, बल्कि इन तीनों राज्यों को मिलाकर बीजेपी ने एक संयुक्त भूखंड बना दिया है। और इन तीनों राज्यों में एक साथ, सारी तीनों राज्यों की जनता को मिलाकर एक साथ शायद फैसला लिया जा रहा है। ये एक अलग तरह का बदलाव है जो राजनीति में अभी देखने को मिल रहा है। आपसे एक बड़ा दिलचस्प सवाल मैं पूछने वाला हूं। क्या आपने अपने जीवन में 200 करोड़ रुपए कैश कभी भी एक साथ देखे हैं? और मुझे यकीन है आप में से किसी ने भी इतना पैसा एक साथ कभी नहीं देखा होगा। लेकिन आज हम आपको 200 करोड़ रुपए का एक कैश लोक दिखाएंगे। आज हम आपको बताएंगे, दिखाएंगे कि 200 करोड़ रुपए एक साथ कैसे दिखते हैं। जब नोटों को ट्रक में सामान की तरह लाद कर ले जाया जाता है तो वो नजारा कैसा होता है। आयकर विभाग की अलग अलग टीमों ने झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में 10 से ज्यादा ठिकानों पर छापे मारे। और यह कार्रवाई शराब बनाने वाली उन कंपनियों पर हुई जो कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद धीरज साहू और उनके परिवार की कंपनियां हैं जो शराब बनाती हैं। इस कार्रवाई में झारखंड में उनके पैतृक आवास पर भी रेड डाली गई। इसके अलावा जांच टीम को सबसे ज्यादा कैश उड़ीसा के बालंगीर जिले से बरामद हुआ है, जहां बड़ी बड़ी अलमारियों में पैसा छिपा कर रखा हुआ था। और यह पैसा इतना है कि जांच टीम अब भी, इस समय भी नोटों की गिनती का काम पूरा नहीं कर पाई है, इतना पैसा है। अकेले उड़ीसा के सिर्फ एक जिले में 30 बैंक कर्मी इन नोटों को गिन रहे हैं लगातार बिना रुके। और इसके लिए नोट गिनने वाली 8 बड़ी मशीनों की मदद ली जा रही है। और आयकर विभाग ने कहा है कि उसे इस कार्रवाई में जो कैश मिला है वो कुल 156 बैग्स में भरकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थानीय ब्रांच में रखवा दिया गया है। अब आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि बड़े बड़े ट्रकों में भरकर यह पैसा कैसे बैंकों में भेजा जा रहा है। और यह सारा पैसा असल में आपका पैसा है। देखिए जो ट्रक आप देख रहे हैं, इन ट्रकों में बड़ा बड़ा भारी भरकम सामान लाद के ले जाया जाता है। लेकिन आप हैरान हो जाएंगे कि इन ट्रकों में पैसा रखा हुआ है। इतना पैसा है कि उसे ट्रक में भर कर ले जाया गया। अब आप सोचिए, इतना पैसा आपने कभी देखा तो नहीं होगा, लेकिन यह पैसा है आपका, यानी ये देश की आम जनता का पैसा है जिसे कांग्रेस के एक राज्यसभा सांसद ने जमा करके रखा हुआ था। और अब लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि डिजिटल इंडिया के इस दौर में इस सांसद के पास इतना पैसा, इतना कैश कहां से आया? तो आयकर विभाग का कहना है कि इस सांसद ने टैक्स की चोरी के मामले में इस सांसद के परिवार से जुड़ी कंपनियों पर आईटी ने छापा मारा। और यह सारा टैक्स चोरी का हो सकता है, यानी जो टैक्स चोरी करके जो पैसा बनाया गया है, ये वो पैसा है जिसके ऊपर टैक्स नहीं दिया गया। तो आपने इससे पहले सिर्फ कल्पना में, सपनों में देखा होगा कि शायद आप ये सपना देखते होंगे कि आपके पास भी कभी बहुत पैसा आ जाए, लेकिन इतना पैसा तो आपने अपनी कल्पना में भी नहीं सोचा होगा। उड़ीसा के अब तक के इतिहास में इतनी बड़ी रेड कभी नहीं हुई जब एक ही कार्रवाई में 200 करोड़ रुपए से ज्यादा का कैश बरामद हुआ हो। और यह कैश कांग्रेस के एक ऐसे नेता के ठिकानों से मिला है जो खुद को सोशल वर्कर बताते हैं, समाज सेवक हैं ये, जिनके यहां से पैसा मिला है। अब उनसे यह सवाल पूछा जाना चाहिए कि वो इन 200 करोड़ रुपए को बड़ी बड़ी अलमारियों में छिपाकर कौन सी समाज सेवा कर रहे थे, कौन सा सोशल वर्क कर रहे थे। अब बड़ी बात यहां पर यह है कि गौतम अडानी के मामले में जो कांग्रेस
अमेरिका की एक कंपनी की रिपोर्ट को अंतिम सत्य मानकर संसद नहीं चलने देती, उस कांग्रेस पार्टी ने अपने राज्यसभा सांसद के खिलाफ अब तक ना कोई बयान दिया है ना कार्रवाई की है, जबकि इस सांसद के ठिकानों से 220 करोड़ रुपए कैश किसी और देश की कंपनी को नहीं मिला, बल्कि इसी देश के आयकर विभाग को यह सारा कैश इस सांसद के ठिकानों से बरामद हुआ है। तो कांग्रेस जो है वो जो दूसरे मुद्दे होते हैं, जो दूसरे देश की जो एजेंसीज होती हैं, जो वो मुद्दे उठाते हैं, दूसरे देश की मीडिया जो मुद्दे उठा देती है, उन पर तो कांग्रेस का ध्यान तुरंत जाता है। जैसे अडानी का मामला, अडानी के मामले में जो रिपोर्ट आई थी वो बाहर की एक एजेंसी की रिपोर्ट थी, लेकिन यहां अपने ही घर में कांग्रेस ये देख नहीं पा रही कि उनके सांसद के पास इतना पैसा कहां से आया। 68 वर्ष के धीरज साहू का कांग्रेस पार्टी में कद कितना बड़ा है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी उन्हें लोकसभा चुनाव में 2 बार टिकट दे चुकी है और 3 बार राज्यसभा से उन्हें सांसद भी बना चुकी है, और उनके दिवंगत भाई भी कांग्रेस पार्टी से 2 बार लोकसभा के सांसद रह चुके थे। तो आप सोच लीजिए कितने करीबी हैं कांग्रेस आला कमान के ये कांग्रेस के सांसद। इस रेड को लेकर आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी एक ट्वीट किया और लिखा कि जनता से पैसा लूटने वालों को पाई पाई लौटानी पड़ेगी और ये मोदी की गारंटी है। कुछ दिन पहले चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने यह गारंटी दी थी और उनका वो भाषण आज पूरे देश को फिर से सुनना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो कहा, जो वादा किया और एक बार उन्होंने कोई गारंटी दे दी तो वो उस गारंटी को पूरा भी जरूर करते हैं। इन पार्टियों के पास घोटालों का ही अनुभव है, इसलिए अगर कोई गारंटी है इनकी तो एक ही गारंटी है, घोटालों की गारंटी। अब देश को तय करना है क्या ये घोटालों की गारंटी को देश स्वीकार करेगा। मैं आपके बीच में से पल करके बड़ा हुआ हूं, तो आज मैं भी एक गारंटी देना चाहता हूं। अगर उनकी घोटाले की गारंटी है तो मोदी की भी एक गारंटी है और मेरी गारंटी है, हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी, हर चोर लुटेरे पर कार्रवाई की गारंटी। तो जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं वो ये है कि विपक्ष की जो गारंटी है वो है घोटाले की गारंटी, और मोदी की जो गारंटी है वो है रेड की गारंटी। तो वहां से घोटाला होगा, वहां घोटाले की गारंटी है, और यहां मोदी की रेड की गारंटी है। आज मोदी की गारंटी की चर्चा सिर्फ भारत में नहीं हो रही, बल्कि दुनिया के बड़े बड़े नेता अब मोदी की गारंटी का जिक्र कर रहे हैं। रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मॉस्को में कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की नीतियां भारत और रशिया के रिश्तों को और मजबूत करने की गारंटी है। तो देखिए, व्लादिमीर पुतिन खुद एक बहुत मजबूत नेता माने जाते हैं, और वो कितना दिल खोलकर न सिर्फ मोदी की तारीफ कर रहे हैं, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी से वो खुद भी बहुत प्रभावित हैं। और वो किस तरह से ये बात कह रहे हैं कि हम तो एक ऑब्जर्वर की तरह, देखिए उन्होंने क्या बड़ी दिलचस्प बात कही कि वो कभी इस बारे में प्रधानमंत्री मोदी से बात नहीं करते, लेकिन वो दूर बैठकर, बाहर बैठकर भारत में जो कुछ हो रहा है उस पर नजर रखते हैं, उसे ऑब्जर्व करते हैं। और जब वो ऑब्जर्व कर रहे हैं ये बातें, तो उन्हें ऐसा लगता है कि मोदी की जो गारंटी है वो वाकई में ऐसी गारंटी है जो टूट नहीं सकती। और ये बात कोई और नहीं बल्कि व्लादिमीर पुतिन कह रहे हैं, और वो ये भी कह रहे हैं कि मोदी का जो जुनून है अपने देश के लोगों के लिए, अपने देश के लोगों की भलाई करने के लिए, वो ऐसा जुनून है कि उसे कोई रोक नहीं सकता। तो ये एक इतने बड़े नेता का एक बहुत बड़ा बयान है प्रधानमंत्री मोदी को लेकर, और इससे ऐसा लगता है कि मोदी की जो गारंटी है वो भारत में तो चल ही रही है, लेकिन असल में पूरी दुनिया में इस समय मोदी की गारंटी चल रही है, और मोदी को उसका फायदा भी हो रहा है भारत में चुनावों में। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग नई अभी आई है, ताजा जो आज ही आई है, उसमें सबसे ज्यादा 76% अप्रूवल रेटिंग के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बने हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीजी का अप्रूवल रेटिंग 47% है।
इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की अप्रूवल रेटिंग 41% है और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की अप्रूवल रेटिंग सिर्फ 37% है। तो बड़े बड़े नेताओं की अप्रूवल रेटिंग हमने आपको बता दी, लेकिन इनमें सबसे ऊपर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और आप देखिए इटली की जो प्रधानमंत्री हैं जॉर्जिया मेलोनी, जिनके साथ अभी हाल ही में जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के साथ एक सेल्फी ली थी और वो सेल्फी बहुत ट्रेंड कर रही थी, तो अब मेलोनी भी दुनिया के पहले 10 सबसे लोकप्रिय नेताओं में आ गई हैं और वो छठे नंबर पर हैं 41% अप्रूवल रेटिंग के साथ। और हो सकता है कि अपनी मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें भी लोकप्रियता हासिल करने के कुछ टिप्स दे दिए हो। आपको ये बताते हैं कि हमारे देश में जो राजनीति है उसे एक पुश्तैनी बिजनेस माना जाता है। हमारे देश की राजनीति में परिवारवाद आपने देख ही लिया किस हद तक अंदर तक जड़ों तक पहुंचा हुआ है। हमारे देश में मंत्री का बेटा मंत्री बनना चाहता है और सांसद का बेटा सांसद बनना चाहता है। एक बार कोई सत्ता में आ गया तो वो चाहता है कि उसके परिवार के लोग ही एक के बाद एक सत्ता में बने रहे। ऐसे में जब हमारे यहां ये हो रहा है, तब इजराइल में वहां के एक कैबिनेट मंत्री के 25 साल के बेटे ने गाजा में हमास के आतंकवादियों से लड़ते हुए अपनी जान दे दी है। ये कैबिनेट मंत्री इजराइल की सेना के प्रमुख भी रह चुके हैं, यानी इजराइल के आर्मी चीफ रह चुके हैं। अब वर्तमान में वो इजराइल की वॉर कैबिनेट में मंत्री हैं और इसके बावजूद उन्होंने अपने बेटे को युद्ध में लड़ने के लिए इजराइल की सेना में भेजा और जब उनका बेटा इस युद्ध में शहीद हो गया तो वो उस पर गर्व कर रहे हैं। सोचिए, क्या हमारे देश के नेता ऐसा कर सकते हैं? क्या आपको हमारे देश में ऐसा देखने को कभी मिलता है? लेकिन इजराइल के फॉर्मर आर्मी चीफ और इजराइल में अभी मौजूदा कैबिनेट मिनिस्टर का एक बेटा लड़ने के लिए जाता है और शहीद हो जाता है। तो आपको बताएंगे कि कांग्रेस और विपक्षी दल प्रधानमंत्री मोदी का विरोध करते करते कैसे अब पहले तो भारत का विरोध करने लगे। उन्हें लगा कि भारत का विरोध करो तो इसका मतलब मोदी का विरोध, और वो कंफ्यूज हो गए। अब वो एक कदम और आगे निकल गए हैं और अब वो भारत की संस्कृति, अब वो सनातन धर्म पर हमला कर रहे हैं और अब गाय और गौमूत्र का हमारे देश में मजाक उड़ाया जा रहा है। ये नेक्स्ट लेवल है। विपक्षी दलों को शायद ये गलतफहमी है कि सनातन धर्म और गाय का अपमान करने से वो प्रधानमंत्री मोदी को कमजोर कर देंगे, बीजेपी को कमजोर कर देंगे, और ये गलतफहमी उन्हें पहली बार नहीं हुई है। इससे पहले इन्हीं विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री मोदी का विरोध करने के लिए भारत में बनी कोविड की वैक्सीन का विरोध किया, चंद्रयान 3 की कामयाबी का विरोध किया, उसका मजाक उड़ाया। भारत और चीन के बीच जब सीमा विवाद हुई तो उन्होंने भारतीय सेना पर सवाल उठाए और चीन का साथ दिया। हमारे देश में जो G20 समिट हुआ उसका विरोध किया गया, उसका मजाक उड़ाया गया, और अब ये विपक्षी दल प्रधानमंत्री मोदी का विरोध करने के लिए सनातन धर्म का मजाक उड़ा रहे हैं, गाय का और गौमूत्र का मजाक उड़ा रहे हैं। भारत दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहां गाय को मां का दर्जा दिया जाता है, गाय को मां कहा जाता है, और गाय का सबसे ज्यादा अपमान भी इसी देश में होता है। सबसे ज्यादा दुख की बात यह है कि आज अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, नेदरलैंड्स और न्यूजीलैंड जैसे देशों में तो लोग ये कह सकते हैं कि वो गाय की सेवा करते हैं, लेकिन जब भारत में कोई व्यक्ति खुद को गौसेवक बताता है, गाय की सेवा करता है, तो उसे हीन भावना की दृष्टि से देखा जाता है, उसे पिछड़ा हुआ और अशिक्षित माना जाता है और कहा जाता है कि वो व्यक्ति या तो बीजेपी का समर्थक होगा या फिर कट्टर हिंदू होगा। सोचिए, जिस देश में भगवान शिव ने गौ भक्ति की और जिस देश में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं का परिचय एक गौ सेवक के रूप में करवाया, उसी देश में आज गौ भक्ति और गौ सेवा को पिछड़ेपन की निशानी माना जाता है और गौमूत्र और गोबर जैसे शब्द अब लोगों के लिए एक गाली बन गए हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि गाय को हमारे देश में एक खास पार्टी और एक धर्म से जोड़कर रख दिया गया है। क्या आपको लगता है गाय किसी एक धर्म की हो सकती है? क्या आपको लगता है कि गौमूत्र किसी एक धर्म का हो सकता है? क्या आपको पता है कि जब हमारे देश में गोबर और गौमूत्र का अपमान होता है, तब अमेरिका जैसे देश में गौमूत्र से कैंसर और दूसरी बीमारियों की दवाई बनाने का पेटेंट लिया जा चुका है और इसका पेटेंट सर्टिफिकेट इस समय आपकी स्क्रीन पर है, आप चाहें तो पढ़ लीजिए। अमेरिका ने लिया है गौमूत्र से कैंसर को दवाइयां बनाने के लिए पेटेंट, और दुनिया में सैकड़ों कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स भी गौमूत्र का इस्तेमाल आज भी कर रहे हैं। इसके अलावा दुनिया में 28 से ज्यादा देश ऐसे हैं जहां गौमूत्र से दवाइयां विकसित की जा चुकी हैं, और जापान ने तो आज ही
गाय के गोबर से रॉकेट फ्यूल बनाने का एक बहुत बड़ा प्रयोग किया है। लेकिन भारत में गौमूत्र और गोबर के नाम पर सिर्फ राजनीति हो रही है और इसका मजाक उड़ाया जा रहा है और गाय का लगातार अपमान किया जाता है। अब इन तस्वीरों को देखिए जो अमेरिका, ब्रिटेन और नेदरलैंड जैसे देशों की है, जहां पिछले कुछ वर्षों में गायों को गले लगाने की थेरेपी बहुत लोकप्रिय हुई है और वहां लोग 1 घंटे गाय के साथ समय बिताने के लिए भारतीय रुपयों में 8 से 10 हजार रुपए तक खर्च कर रहे हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि गाय को अगर आप गले लगाते हैं तो इससे आपका स्ट्रेस कम होता है। इस थेरेपी को पश्चिमी देशों में काउ कडलिंग और काउ हगिंग कहते हैं, जिसमें लोग अपने मानसिक तनाव को दूर करने के लिए गौशालाओं में गायों के साथ समय बिताते हैं और उन्हें गले लगाकर अपने आप को शांत करते हैं। और जब वो गायों के साथ समय बिताते हैं वो बहुत शांत महसूस करते हैं, खुश महसूस करते हैं। पश्चिमी देशों के बड़े बड़े अखबारों ने भी इस थेरेपी के बारे में बहुत लिखा है और इसकी तारीफ की है। अमेरिका के मशहूर अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट और द न्यूयॉर्क टाइम्स अपने लेखों में गाय को एक ऐसा पशु बता चुके हैं जो इंसानों के तनाव को कम कर सकती है। और ब्रिटेन का अखबार द गार्डियन गायों को गले लगाने की थेरेपी की तारीफ करता है। लेकिन हमारे देश में गायों का लगातार अपमान किया जा रहा है और जो गायों को गले लगाता है, गाय की सेवा करता है, गाय की पूजा करता है, उसे लोग कहते हैं ये अंधविश्वासी है, ये पिछड़ा हुआ है, ये अनपढ़ है। आज आप एक बार कल्पना करके देखिए कि अगर पश्चिमी देशों की तरह हमारे देश में भी लोग अपनी मानसिक शांति के लिए गाय को गले लगाते हैं तो ऐसे लोगों को हमारे देश में क्या कहा जाएगा? ऐसे लोगों के लिए शायद कहा जाएगा कि वो अंधविश्वास फैला रहे हैं। और गाय को गले लगाने से तनाव कैसे दूर हो सकता है? यानी हमें अपनी संस्कृति पर ना तो गर्व है और ना ही उस पर विश्वास है। ये किसी भी देश के लिए एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है और इस पर भी हमारे देश में राजनीति हो रही है। हमारे देश में तो शायद बहुत सारे लोग ये भी नहीं जानते कि पश्चिमी देश जिस थेरेपी को काउ कडलिंग कह रहे हैं उसकी शुरुआत भगवान श्री कृष्ण ने की थी। आपने भगवान श्री कृष्ण के बहुत सारे ऐसे चित्र देखे होंगे जिनमें उन्हें गाय को गले लगाते हुए दिखाया जाता है। लेकिन हम पश्चिमी देशों में काउ कडलिंग को देखकर तो गाय से आकर्षित होते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की इन तस्वीरों को हम भूल जाते हैं, उन्हें सच मानते ही नहीं। गाय आमतौर पर बहुत शांत होती है, हमेशा जो भी उसके साथ रहता है उसे शांति प्रदान करती है और उसका यही शांत स्वभाव और भोलापन उसे बाकी जानवरों से अलग बनाता है। और आपने देखा होगा कि हमारे देश में जब किसी भोले भाले व्यक्ति की प्रशंसा की जाती है तो अक्सर बातों में यही कहा जाता है कि देखो फलाना व्यक्ति गाय की तरह बिल्कुल सीधा है। यानी गायों का यही भोलापन और शांत स्वभाव इंसानों के अंदर का मानसिक तनाव कम करता है, उसे खींच लेता है। और भारत के गांवों में आज भी गाय को गुड़ खिलाने की, गाय के साथ समय बिताने की, गाय को गले लगाने की, गाय की सेवा करने की परंपरा है। लेकिन ऐसा करने वाले लोगों को हमारे देश का एक खास वर्ग या तो कट्टर हिंदू मानता है या फिर पिछड़े हुए व्यक्ति से ज्यादा कुछ नहीं समझता। जबकि गाय आर्थिक और सामाजिक तौर पर किसी भी देश के लिए एक कामधेनु जैसी होती है। गाय से प्राप्त होने वाले दूध, घी, दही, गौमूत्र और गोबर को आयुर्वेद में पंचगव्य बताया गया है, जिसका इस्तेमाल धार्मिक अनुष्ठान में भी होता है। और वैज्ञानिक रिसर्च में भी ये बात पता चली कि गाय के दूध का सेवन करके कई रोगों का इलाज किया जा सकता है। और ऐसा नहीं है कि भारत में सभी लोग गायों का सम्मान करना भूल गए हैं। आज भी हमारे देश में बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जहां गायों को परिवार का एक सदस्य माना जाता है और ये गाय लोगों के घरों में उनके साथ ही रहती हैं। तस्वीरें देखिए। और रायपुर में तो एक ऐसा शोरूम है जहां गाय हर रोज इस शोरूम में आकर बैठ जाती है और शोरूम का मालिक इस गाय को अपने परिवार का एक सदस्य मानता है और उसे शोरूम में ही बैठा कर रखता है। आज सोशल मीडिया पर भी एक व्यक्ति की कहानी की बड़ी चर्चा हो रही है जिसमें इंसान और गाय का प्रेम देखा जा सकता है और यह व्यक्ति जहां जहां जाता है उसके साथ ये गाय भी उसके साथ साथ चलती है। अब हम आपको ये बताते हैं कि हर साल हमारे देश में होने वाली हत्याओं के लिए तीसरा सबसे बड़ा कारण प्रेम संबंध है। पहले लोग प्यार में एक साथ जीने मरने की कस्में खाते थे और अब लोग प्यार में एक दूसरे को जान से मारने की कस्में खाते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की नई रिपोर्ट के मुताबिक भारत में पिछले साल हत्या की कुल 28,522 घटनाएं दर्ज हुई हत्या की। और इन हत्याओं के पीछे 3 सबसे बड़े कारण रहे, ध्यान से सुनिएगा। सबसे ज्यादा लगभग 35% हत्याएं आपसी विवाद या निजी रंजिश की वजह से हुई, यह सबसे बड़ा कारण है। 13.2% हत्याएं प्रतिशोध यानी बदला लेने के लिए और नफरत की वजह से हुई, यह दूसरा सबसे बड़ा कारण है।
सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि लगभग 10% हत्याएं पिछले साल प्रेम संबंध यानी लव अफेयर्स की वजह से हमारे देश में हुई है। इसी रिपोर्ट में यह बताया गया है कि वर्ष 2021 की तुलना में प्रेम संबंधों की वजह से होने वाली हत्याओं में लगभग 4% की वृद्धि हुई है और भारत में कुल 4 मेट्रो शहर ऐसे हैं जहां लोग प्रेम संबंधों की वजह से अपने पार्टनर की सबसे ज्यादा हत्या कर रहे हैं। पहले नंबर पर पटना है, दूसरे नंबर पर दिल्ली, तीसरे नंबर पर इंदौर और चौथे नंबर पर है अहमदाबाद। और इनमें भी हत्या की एक बड़ी वजह है प्यार में धोखा। देखिए, पटना में नीतीश कुमार की सरकार है, इंदौर में यानी मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार है, अहमदाबाद में बीजेपी की सरकार है। राजनीतिक विचारधारा से किसकी सरकार है, किसको वोट दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो कॉमन फैक्टर है वो ये है कि लोग प्यार में एक दूसरे को मार रहे हैं। एक जमाना था जब लोग कहते थे जीवन में प्यार सिर्फ एक बार होता है, ऐसा कहा जाता था। लेकिन इंटरनेट के इस युग में, सोशल मीडिया के इस युग में, टिंडर के इस युग में अब प्यार एक समय में एक से ज्यादा लोगों से भी हो सकता है। और यह बात इसी साल हुए एक सर्वे में पता चली। इस सर्वे में हिस्सा लेने वाले कोलकाता के 41%, दिल्ली के 45%, मुंबई के 35%, बेंगलुरु के 45% लोगों ने माना कि वो एक समय में 2 से ज्यादा पार्टनर्स के साथ रिलेशनशिप में हैं। और इसी सर्वे में 44% लोगों ने यह भी कहा कि वो ऐसा मानते हैं कि जीवन में एक से ज्यादा लोगों से प्यार हो सकता है। और कुछ लोगों ने यह भी कहा कि एक ही समय में 2 या उससे ज्यादा लोगों से भी प्यार किया जा सकता है। और इससे आप ये समझ सकते हैं कि अब हमारे देश में प्यार का मतलब बदल रहा है और बड़ी संख्या में लोग मल्टीपल रिलेशनशिप्स में हैं। और जब इसी प्यार में लोगों को धोखा मिलता है, इसमें स्टेबिलिटी, स्थायित्व नहीं मिलता, तो इस धोखे और नफरत की आग में लोग जलने लगते हैं और अपने पार्टनर की हत्या को वो इंसाफ समझकर अपने पार्टनर की हत्या कर देते हैं। और उन्हें इसका कोई पछतावा भी नहीं होता, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि वो इंसाफ कर रहे हैं। आज के समय में माता पिता की नसीहत सबको बुरी लगती है, लेकिन माता पिता की वसीयत सबको अच्छी लगती है।